हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक, नया टॉपिक। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। एग्जाम में इस टॉपिक से अनेक सवाल आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण, अर्थात लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखिए कि यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है। yn प्लस a1 yn माइनस वन प्लस a2 yn माइनस टू प्लस 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 an माइनस वन y1 प्लस an y इज इक्वल टू क्यू। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है। yn कौन है दोस्तों? yn आप सभी को पता होगा dny बाई dxn, यानी y का x के सापेक्ष nवा अवकल गुणांक है। ठीक है, उसी तरीके से ये n माइनस वनवा अवकल गुणांक और उसी तरीके से आगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर a1 a2 an जो है, यानी कि a1 a2 a3 an तक जितने भी ये सब दिखाई दे रहे हैं वो सब कांस्टेंट है, और q जो है वो या तो कांस्टेंट है या तो x का कोई फंक्शन है। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन हमारे पास हो तो हम उसको बोलते हैं nth ऑर्डर का अचर गुणांकों वाला डिफरेंशियल इक्वेशन। अचर गुणांकों वाला मतलब कि कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स वाला डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ठीक है, ये सब क्योंकि इसके जो कोएफिशिएंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है? 1 है। ठीक है ना भाई, और ये सब जो है कुछ ना कुछ कांस्टेंट है। जैसे आप इसको देखिए, एग्जांपल के रूप में यहाँ पे हमने लिखा है, ये देखो इसके जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं, जैसे यहाँ पे -9, 23, -15, यहाँ पे सामने में कुछ नहीं मतलब 1 है, ये सब कौन है? ये सब कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, और इसको लीनियर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें आपको जितने भी डेरिवेटिव्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1 मतलब कौन है? आप सभी को पता होगा dy बाई dx। ठीक है, वैसे ही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, वैसे ही चलते चलते ये n माइनस टू ऑर्डर डेरिवेटिव, ये n माइनस वन ऑर्डर डेरिवेटिव, ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ये जितने भी डेरिवेटिव्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन सब की डिग्री क्या है? 1 है ना भाई। इन सब पावर में क्या है? 1 है ना। पावर में क्या है? 1 है। पावर में क्या है? 1 है। इसके भी पावर में क्या है? 1 है। 1 है, तो सब 1 पावर वाले हैं, इसलिए इसीलिए इनको हम लोग बोल रहे हैं लीनियर। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, क्योंकि इनके जो कोएफिशिएंट्स है वो कांस्टेंट है। आपके यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे उदाहरण है, गुणांक के रूप में आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी आप देख लो। ठीक है, तो इस रूप में अगर कोई अवकल समीकरण हो तो हम उनको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। दोस्तों अब खास बात क्या है वो सुनो। इस Q का बड़ा महत्व है। यहाँ पर Q क्या है? या तो कोई कांस्टेंट या तो फिर x का फंक्शन। और दोस्तों खास बात यह है कि यदि ये Q 0 हो, ठीक है, यदि Q इज इक्वल टू 0 यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड तो चलो ठीक है जैसा है वैसा है, लेकिन इक्वल टू के उस पार जहाँ पे आपको Q दिखाई दे रहा है, अगर Q की वैल्यू 0 हो, अगर Q के स्थान पर आपको शून्य दिखे, तब ऐसी स्थिति में आप याद रखिएगा इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे समघातीय, अर्थात होमोजेनियस। और अगर Q नॉन जीरो हो, ठीक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, यानी यहाँ पे आपको कुछ न कुछ दिखाई दे Q के रूप में, या तो कांस्टेंट या तो कोई x का कोई फलन अगर दिखाई दे, ऐसी स्थिति में यही डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है नॉन होमोजेनियस, अर्थात असमघातीय। ठीक है, तो कब ये समीकरण समघातीय समीकरण और कब ये असमघातीय कहलाएगा ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर Q इज इक्वल टू 0 है तो होमोजेनियस अर्थात समघातीय, और Q जो है अगर नॉन जीरो है यानी कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऐसे स्थिति में यही डिफरेंशियल इक्वेशन असमघातीय अवकल समीकरण या यूं कहिए नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, और अगर Q 0 है तो नॉन मतलब क्या चीज? होमोजेनियस है ना भाई। Q अगर 0 है
तो होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो दोस्तों अब आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, एक और खास बात, समीकरण एक जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका हल यानी इसका सॉल्यूशन का पैटर्न, इसके सॉल्यूशन का फॉर्म ये वाला होगा। इस रूप में इसका सॉल्यूशन होगा y इक्वल एफ एक्स प्लस फाइव एक्स, ठीक है। यानी इसके सॉल्यूशन में दो हिस्से होते हैं, दो भाग होते हैं, एक भाग एफ एक्स और एक भाग क्या हुआ फाइव एक्स। तो इन दो हिस्सों का टोटल करते हैं तब पूर्ण हल की प्राप्ति होती है y, ठीक है। तो y इक्वल एफ एक्स प्लस फाइव एक्स। दोस्तों अभी अपन समझ रहे हैं, अभी अपन शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए एक एक चीज को आप ध्यान से सुनते जाइए। अगर कहीं आपके मन में प्रश्न उठेगा तो चिंता ना कीजिए, आगे धीरे धीरे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो इसका जो हल है वो दो चीजों से मिलकर बना है। एक भाग हो गया एफ एक्स और दूसरा हिस्सा क्या हो गया फाइव एक्स। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि जो पहला भाग एफ एक्स है, जिसमें एन स्वेच्छ अचर अर्थात एन नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स होते हैं इसमें एफ एक्स में, और इसी को अपन बोलते हैं समीकरण एक यानी दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरक फलन। तो यानी एफ एक्स क्या कहलाता है, पूरक फलन अर्थात सी एफ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिसको हम कहते हैं। और दूसरा हिस्सा जो है फाइव एक्स जो है, उसको हम कहते हैं विशिष्ट समाकल अर्थात पर्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं। तो इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, y इक्वल एफ एक्स प्लस फाइव एक्स जो आपको दिख रहा है, अब ये क्या है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं। तो उसको अपन सी एफ लिखें और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं, तो ये पी आई लिखे। तो दोस्तों अभी आप सिर्फ ये जान रहे हैं कि किसको क्या बोलते हैं, ये सब क्या है, क्यों है, इनकी डेफिनेशन क्या है, इसको किस तरह से अपन ज्ञात करते हैं, ये सब चीजें जानना अभी बाकी है। इसलिए आप लोग चिंता न करें, एक एक चीज आप धीरे धीरे सब कुछ समझते जाएंगे, बहुत अच्छे से समझते जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ ये देखते जाइए कि क्या क्या बताया जा रहा है और उसको आपको दिमाग में रखना है, ताकि कभी जब हम इनको दोहराएंगे तो वो चीजें आपको याद आनी चाहिए और पूरा समझ में भी आना चाहिए कि हाँ हाँ इसको अपन इस तरीके से, इसका हल इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। इसमें दो हिस्से होते हैं, एक होता है एफ एक्स, एक होता है फाइव एक्स। इसमें एन नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इसी को अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं। और ये जो फाइव एक्स है इसको अपन पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं, और दोनों के योग से फिर पूर्ण हल यानी कंप्लीट सॉल्यूशन तैयार होता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अब सुनिए, अब ध्यान से देखिएगा कि ये दोनों चीजें क्या हैं और इन दोनों चीजों को कब ज्ञात किया जाता है। सुनिए ध्यान से दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ये जो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स दिखाई दे रहा है, जिसको अपन इक्वेशन 1 बोले हैं, और अगर इस इक्वेशन में q की वैल्यू 0 हो, यानी बराबर के उस पार जो q है और q के रूप में अगर आपको 0 नजर आवे, तो ये समीकरण क्या कहलावे, इसको हम बोलते हैं होमोजेनियस, ठीक है। ऐसी स्थिति में दोस्तों केवल एफ एक्स जो है, ये जो एफ एक्स आप देख पा रहे हैं, यही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल होगा। उस समय फाइव एक्स जो है, जिसको अपन पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं, वो ज्ञात नहीं करेंगे, या यूं कहिए कि उसकी वैल्यू 0 होगी, या यूं कहिए कि वो सिर्फ तब ज्ञात होता है, ठीक है। फाइव एक्स जिसको अपन पर्टिकुलर इंटीग्रल बोल रहे हैं, वो तब ज्ञात किया जाएगा जब यहाँ बराबर के बाद q जो होगा उसके रूप में कोई नॉन जीरो कांस्टेंट या फिर कोई x का फलन होगा, तब आपको ये पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से इस बात को दोहराता हूं कि जब q नॉन जीरो रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, q नॉन जीरो रहेगा, ठीक है। q नॉन जीरो रहेगा, इसका मतलब ये है कि q के रूप में कोई नॉन जीरो कांस्टेंट हो सकता है या फिर कोई फलन हो सकता है x का, है ना भाई। यानी q के रूप में अगर आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिले, ठीक है, कोई x का फलन या कोई नॉन जीरो कांस्टेंट ऐसा अगर आपको मिल रहा है, तब याद रखिएगा कि उस रूप में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन इन दोनों भागों से मिलकर बना होगा। उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी ज्ञात करना पड़ेगा और आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल भी ज्ञात करना पड़ेगा, दोनों ज्ञात करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, ओके। परंतु यदि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में q दिखाई ही नहीं दे रहा है, या यूं कहिए कि q की वैल्यू 0 है, तो उस स्थिति में उसको होमोजीनियस कहते हैं। और याद रखिएगा उस स्थिति में ये फाइव एक्स खत्म, उसका रोल खत्म हो जाता है, केवल एफ एक्स ज्ञात करना पड़ेगा, और वही एफ एक्स जो है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा,
कब की बात बता रहा हूं मैं, जब Q 0 होगा, यानी कि कुल मिलाकर समझिए फाइव एक्स का रोल तब है जब यहाँ Q कुछ न कुछ Q के रूप में अपने पास दिया है, कुछ न कुछ नॉन जीरो कोई चीज है, या तो नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, या तो कोई एक्स का फलन है। अगर Q के रूप में कुछ न कुछ है तो ही समझ लीजिए कि फाइव एक्स जो है उसको अपन ज्ञात करेंगे, ठीक है। और जब फाइव एक्स ज्ञात करेंगे तो कंप्लीट सोल्यूशन ऐसा होगा। और Q अगर Q के स्थान पर 0 है तो ये सिर्फ एफ एक्स जो है सिर्फ वही बस ज्ञात करेंगे और वही सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर उसको हमको ये वाला जो है उस स्थिति में, यानी जब Q 0 होगा उस स्थिति में ये वाला हिस्सा यानी फाइव एक्स जो है वो ज्ञात नहीं होगा, ठीक है। उसका मतलब कोई रोल नहीं है, वो Q जब रहता है तभी अपन ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कहीं भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, आपको है ना भाई, आप लोग जरूर पूछिएगा, कोई भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर एक चीज आपको धीरे धीरे बतलाया जाएगा। पहले हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखेंगे, ठीक है, फिर हम नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक और बात, ठीक, यहाँ पर हम एक सिंबल डी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, प्रतीक डी। डी बाई डी एक्स के लिए है ना भाई, डी बाई डी एक्स के लिए अब हम कैपिटल डी, और डी एन बाई डी एक्स एन के लिए अब हम डी की घात एन, इन दोनों सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। और ये दोनों सिंबल जो हैं वो अवकल संकारक कहलाते हैं, यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाते हैं। डी को बोलते हैं अपन डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और डी की घात एन को बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ nth ऑर्डर, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक। डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ nth ऑर्डर, यानी कि ये प्रथम कोटि का अवकल संकारक और ये nवीं कोटि का अवकल संकारक कहलाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब कुछ कुछ और बातों को अपन जानेंगे, जैसे सहायक समीकरण क्या होता है, किस तरीके से सहायक समीकरण के मूल ज्ञात करके फिर हम अवकल समीकरण का हल ज्ञात करते हैं, ये अभी हम सीखेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सरल है, घबराने की कोई बात नहीं है, कहीं पर भी डाउट का नामो निशान भी आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल पूरा पूरा समझ में आएगा, ठीक। चलिए दोस्तों, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखने जा रहे हैं कुछ सवालों को, ठीक है। ये हमने अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रकार के सवाल यहाँ पे लिख रखे हैं। इन सभी सवालों को, इन सभी अवकल समीकरणों को हम हल करेंगे। आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बराबर के इस पार यानी कि Q के रूप में आपको 0 नजर आ रहा है। इसका अर्थ ये है कि ये सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अर्थात समघातीय रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक है, जिनके गुणांक अचर हैं, यानी कि कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो भी कैसे, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर आपको Q के रूप में 0 नजर आ रहा है। अगर Q के रूप में दोस्तों नॉन जीरो कांस्टेंट या फिर कोई x का फलन नजर आवे तो उस स्थिति में वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगा, नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। और ऐसी स्थिति में उसका पूर्ण हल किस रूप में दिया जाएगा, एफ एक्स प्लस फाइव एक्स के रूप में दिया जाएगा। ये बातें अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ये बातें हमने की हैं, ठीक है, जिसमें ये एफ एक्स जिसमें ये जो एफ एक्स है वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाता है, इसमें एन नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये पूर्ण हल, ये देखो जो पूर्ण हल है वो दो हिस्सों से मिलकर बने हैं, एक हिस्सा और ये हिस्सा, ठीक है। तो ये एक हिस्सा है, ठीक है, पूर्ण हल का ये एक हिस्सा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अर्थात पूरक फलन। पूरक फलन मतलब कि भैया जिसमें कुछ और मिला करके फिर ये पूर्ण हल तैयार होता हो, ठीक है। और वो कुछ और क्या है, वो कुछ और जो है फाइव एक्स है, परंतु फाइव एक्स क्या है, फाइव एक्स क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, अर्थात विशिष्ट विशिष्ट समाकल, यानी कि ये डिपेंड करेगा यहाँ पे जो Q के रूप में अगर कोई नॉन जीरो कांस्टेंट या अगर x का कोई फलन होना तब अपन फाइव एक्स वहां पर ज्ञात करते हैं दोस्तों। अगर Q ही 0 है
तो समझ जाइए फाइव एक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइव एक्स ज्ञात अपन तब करेंगे जब यहाँ पे क्यू जो है वो नॉन जीरो हो, नॉन जीरो कांस्टेंट या एक्स का कोई फलन हो, तब अपन फाइव, क्योंकि ये फाइव एक्स है ना पूरा का पूरा क्यू पर निर्भर करता है। क्यू की जगह चीजें बदलने से ये फाइव एक्स भी बदलेगा, क्योंकि ये क्या रहेगा, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल, विशिष्ट यानी स्पेशल, जो स्पेशली क्यू पर निर्भर रहता है। तो इसके बारे में हमने आपको बताया है। अब यहाँ पे देखो ना क्यू के रूप में ये जीरो दिख रहा है, मतलब समझ जाओ ये फाइव एक्स यहाँ पे जीरो है, फाइव एक्स जीरो है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए फाइव एक्स हम लोग ज्ञात करेंगे भी नहीं, हमारा काम केवल एफ एक्स निकालने का रहेगा, और वही एफ एक्स अवकल समीकरण का पूर्ण हल हो जाएगा, वही पूर्ण हल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यू के रूप में जीरो दिख रहा है, हमको फाइव एक्स निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो जो एफ एक्स ज्ञात करेंगे ना हम लोग, वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस समाकलन का पूर्ण हल हो जाएगा, ठीक है, जिसको आप व्यापक हल भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम अब सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, एकदम अच्छे से और ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, अर्थात सहायक समीकरण। और वो सहायक समीकरण निकालने के लिए हमको ध्यान दीजिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं उस सिंबल डी का इस्तेमाल करके इनका रूप बदल करके लिखना चाहूंगा। तो डी कौन होता है बताओ, डी बाई डी एक्स को हम लोग ऑपरेटर डी कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा, जब डी बाई डी एक्स को हम लोग डी से निरूपित करेंगे तो फिर ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लोग डी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, डी स्क्वायर, और साथ में वाई है तो डी स्क्वायर वाई है, ठीक है। वाई 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 में एक साथ कॉमन निकाल दिया समझो, ये देखो ये जो वाई दिख रहा है ना वो कॉमन निकल गया है, तो ये जो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है उसी की जगह डी स्क्वायर लिखा गया है, फिर -4, फिर देखो डी बाई डी एक्स जो है ना उसके जगह हम लोग डी लिख रहे हैं, वाई जो दिख रहा है वो आपको कॉमन निकल गया है +3, और फिर यहाँ वाला वाई जो है वो कॉमन निकल गया है, ठीक है। तो वाई को मैं इसे बगल में लिखता हूँ बराबर 0। तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस सिंबल डी का इस्तेमाल करके इस रूप में लिखे, ठीक है। अब सुनो, अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन अर्थात सहायक समीकरण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डी के स्थान पर m लिखते हुए इस तरीके से उसको लिखते हैं, m स्क्वायर -4 डी के स्थान पर m +3 बराबर 0, ये इसका सहायक समीकरण है। इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत ही आसान काम है दोस्तों। तो ये m स्क्वायर हो गया, अब यहाँ पे जैसे अपन वर्ग समीकरण, देखो ये वर्ग समीकरण के रूप में दिख रहा है, इसको आप सॉल्व कर लो, कभी त्रिघात समीकरण के रूप में दिखेगा, किसी में जैसा दिखेगा वैसा आपको सॉल्व करना है। तो ये बहुत सिंपल है, इसको कैसे सॉल्व करते थे अपन बचपन में, देखो -4 दिख रहा है और यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, तो 1 × 3 यानी 3, और इसको ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर -4 और गुणा करने पर 3 आ जाए, तो साफ साफ पता चल रहा है कि इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखो m कॉमन निकलेगा, m-1, यहाँ -3 कॉमन निकलेगा, m-1, और ऐसी स्थिति में दोस्तों ये m-1 हो गया कॉमन, m-1 कॉमन, और ये m-3। तो यहाँ पे दोस्तों m के दो मान आएंगे, m-1 बराबर 0 रखोगे, m-3 बराबर 0 रखोगे, तो m का एक मान तो आएगा 1 और दूसरा मान आएगा दोस्तों 3, ठीक है। m के दो मान आ गए, एक मान को आप m1 बोल दो, एक मान को आप m2 बोल दो, ठीक है। दोनों मानों को आपने नाम दे दिया m1 m2। अब सुनिए, हमने सहायक समीकरण निकाला, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला, उसके रूट्स निकाले। अब इसके रूट्स के हिसाब से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन तैयार होगा। रूट्स कितने मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं कि अलग अलग मिल रहे हैं, रियल मिल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब के हिसाब से फिर ना हम लोग अलग अलग तरीके से इसका सॉल्यूशन लिखते हैं दोस्तों। तो वो मैं आपको धीरे धीरे समझाते जाऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। अभी जो आपको रूट्स मिले हैं वो देखो दोनों रूट्स अलग अलग हैं और दोनों रूट्स रियल हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए। अतः अभिष्ट व्यापक हल क्या होगा, y इक्वल c1 e की घात में m1x यानी पहला रूट, ठीक है, प्लस c2 e की घात में m2x अर्थात दूसरा रूट यानी 3x, ठीक है। थोड़ा अच्छे से मैं इसको लिखता हूँ, ये ऐसे,
और C1 C2 क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो याद कीजिए जो हम बोल रहे थे ना y इक्वल एफ एक्स प्लस फाइव एक्स, तो फाइव एक्स को तो यहाँ कोई रोल है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे q के रूप में 0 है, तो बचा कौन, एफ एक्स। और उसी को हम लोग याद करो, उस एफ एक्स में क्या था, n नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, तो वही देखो यही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, मतलब सेकंड ऑर्डर का है। तो यहाँ कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आ गए थे, 2, तो ये देखो दिख रहे हैं 2। और यही उस दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का अभिष्ट हल है, यही अभिष्ट सॉल्यूशन, यानी केवल ये निकला, ठीक है। इसका जरूरत तब पड़ेगा जब Q के रूप में 0 न हो करके कोई नॉन जीरो कांस्टेंट या x का कोई फलन होगा, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया दोस्तों, ठीक। तो इस तरीके से आपको बनाना है। चलिए फटाफट दूसरा भी बना लीजिए, बहुत सिंपल है। वहां पे उसका आप उसको इस रूप में लिखेंगे, पहले डी के फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, रूट्स आएंगे, उसके रूट्स के हिसाब से आपको फिट कर देना है उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों रूट्स आएंगे, एक को m1 बोलो, एक को m2 बोलो। अगर मैं इसको m1 उसको m2 बोल दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं इसको m1 बोल दिया तो उसको पहले लिखता हूं, उसमें क्या है, c1 की घात 3x प्लस c2 की घात x है ना भाई, m1 इसको और m2 उसको बोल दूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप इस तरीके से भी इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक। यानी ये पहला डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व किया वो वाला। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए अब क्या रिजल्ट आता है, क्या m के मान क्या आते हैं, उस हिसाब से फिर आप उसका सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो कहीं कठिनाई नहीं है दोस्तों। तो आपने देखा कि चलिए अपन दूसरा वाला एक बार बना ही लेते हैं, ठीक है। दूसरा बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से होगा, ठीक। तो उसको अपन लिख सकते हैं दूसरे वाले सवाल को, डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4y बाहर आ गया, ठीक है ना। y मैंने बाहर ले लिया, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर के स्थान पर डी स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर, फिर ये माइनस 3d माइनस 4 बन गया। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या निकलेगा दोस्तों, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या निकलेगा, एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 बराबर 0। अब इसको अपन लिख सकते हैं माइनस 4m प्लस 3m माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। अच्छा ये तो गड़बड़ हो गया, 4 थी तो 12 गुणा करने पर 4 आना चाहिए, और ये ऐसा अब सही है, क्योंकि माइनस 4m प्लस m हो जाएगा माइनस 3m और 4 एक का माइनस 4, ठीक है। m कॉमन निकल जाएगा, m माइनस 4, 1 कॉमन निकलेगा, m माइनस 4, तो यहाँ से m माइनस 4 m प्लस 1 बराबर 0। तो m के दो मान आएंगे, एक आएगा 4 और एक आएगा माइनस 1। तो कैसे बनेगा दोस्तों इसका सॉल्यूशन, अभिष्ट इसका जो व्यापक हल होगा वो होगा y इज इक्वल्स टू c1 e की घात में m1x, ठीक है, तो 4x, c2 e की घात में m2x, अर्थात माइनस 1 इंटू एक्स यानी माइनस एक्स। चिन्ह का ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये इसका अभिष्ट व्यापक हल हो गया दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। अब तीसरे सवाल का दोस्तों, अगर अपन पहले उसको डी प्रतीक यानी सिंबल डी का इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे तो उसको अपन लिखेंगे, ठीक है। तीसरे सवाल में आप ध्यान से देखिएगा, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4y आ जाएगा बाहर, ठीक है। अब हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन अर्थात सहायक समीकरण कैसे बनाएंगे, डी के स्थान पर m रखते हुए m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 बराबर 0। गौर से देखेंगे तो ये फॉर्मूला है m प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी यहाँ पे m के दो मान निकलेंगे, और खास बात यह है कि दोनों मान यहाँ पे सेम रहेंगे। तो अब ध्यान देना दोस्तों कि अगर रूट्स आपको मल्टीपल यानी कि रिपीट वाले फॉर्म में मिल रहे हैं, ठीक है, अगर कोई रूट 2 बार आ रहा है या 3 बार आ रहा है या 4 बार आ रहा है, उस स्थिति में आपको कैसे उसका सॉल्यूशन बनाना है, कैसे सॉल्यूशन लिखना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे m के रूट जो है वो कितने बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, ठीक है। उनकी पुनरावृत्ति कितने बार हो रही है, 2 बार हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान ये देना है, देखो अगर अलग अलग होते तो हम क्या करते हैं, मान लो 2 रूट्स हैं, एक है ना, एक है 5 एक है 7, तो हम क्या करते हैं,
एक रूट के लिए c1 e की घात में m1x प्लस दूसरा रूट के लिए c2 e की घात में m1x m2x करके लिख देते हैं, परंतु यहाँ दोनों रूट सेम है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, ऐसे लिखना है। देखो ध्यान से c1x प्लस c2 या c1 प्लस c2x, ठीक है, आप लगा सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो c1 प्लस c2x, ठीक है, c1 प्लस c2x e की घात में वो जो रिपीट रूट्स है उनको आप लिखो -2 इंटू एक्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए है ना, ये इसका आंसर आ गया दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत डाउट होगा तो जरूर बताइएगा। एग्जाम्पल के लिए चलिए m बराबर आपके पास 5 5 5 मान लो 3 बार आ गया, 5 5 5 रिपीट हो रहा है, वो भी कितने बार, 3 बार, 3 इसकी पुनरावृत्ति यहाँ पे, ठीक है, 3 बार हो गई इसकी पुनरावृत्ति, m कोई 3 बार वही रूट मिल गया। ऐसी स्थिति में आप इसका सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके सहायक समीकरण के रूट्स ये अगर होते, ऐसी स्थिति में उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह से लिखा होते हैं, तो देखो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, क्योंकि देखो 3 बार है ना, तो समझ जाइए पहले कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट के साथ x, फिर कांस्टेंट के साथ x स्क्वायर, ऐसे चलते जाएगा। जब सिंगल सिंगल आते हैं मतलब सिर्फ कांस्टेंट कांस्टेंट, इसके लिए ये वाला कांस्टेंट, इसके लिए ये वाला कांस्टेंट, और एक ही घात में आ गए। जब 2 बार रिपीट हुए तो सिर्फ कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट के साथ प्लस करके फिर एक कांस्टेंट के साथ x गुणे में, फिर e की घात में वो आएगा और इंटू x, ठीक है। और अगर 3 बार रिपीट हो गए मतलब सिर्फ कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट इंटू x प्लस कांस्टेंट इंटू x स्क्वायर, फिर e की घात में आप 5x को लिखेंगे। इस तरह से इस आपको लिखना। अगर मान लो 4 बार कोई रूट आ रहा है, उदाहरण के लिए मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको आप सॉल्व के लिए और 2 2 2 2 2 4 बार आ गया, तो कैसे लिखेंगे, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4x की घात 3, फिर e की घात में 2x, ऐसे होगा दोस्तों। इस तरीके से उसका सॉल्यूशन को आपको लिखना है। कांस्टेंट चलते जाएगा, x की घात बढ़ते जाएगा, ठीक है। 4 बार अगर रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति अगर 4 है तो आपको x की घात 3 तक खींचना है। देखो जैसे यहाँ पे 3 बार आया, पुनरावृत्ति 3 है, ठीक है, पुनरावृत्ति अगर 3 है, 3 बार वही रूट आ रहा है तो x की घात 2 तक खिंचाएगा, ठीक है ना। अगर वो 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है तो ये x की घात 1 तक खिंचाएगा, और अगर एक बार आ रहा है तो सिर्फ कांस्टेंट कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो इसके रूप को पहचानो आप, सिंगल सिंगल कांस्टेंट कब आ जाएगा, जब वो रूट एक बार आएगा। अगर रूट 2 बार आ रहा है तो c1 प्लस c2x, x की घात 1 तक खिंचाएगा। 3 बार वो अगर आ रहा है तो x की घात 2 तक, 4 बार आ रहा है तो x की घात 3 तक, इस तरीके से आगे जाते जाएगा दोस्तों। अच्छा, अब मान लीजिए आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा है जिसका आपने सहायक समीकरण हल किया और फिर m के मान लो आपको इस रूप में दिखे, 2 3 3 4, इस रूप में लिखे। तो जो सिंगल सिंगल यानी जो सिंगल बार प्राप्त हुए ना, उनके लिए आप जैसे सिंगल के लिए तो ऐसे लिखोगे, यानी कि ऐसी स्थिति में आप सॉल्यूशन किस तरीके से बनाते हैं दोस्तों, देखो तो जरा। अब ये 2 कितने बार प्राप्त हुए, एक ही बार, तो इसके लिए तो भैया एक ही बार प्राप्त हुए ना, तो c1 e की घात में 2x, ठीक है। ये कितने बार प्राप्त हुए, 2 बार रिपीट हुए हैं यहाँ पे, और इसके कितने बार, 2 बार आए हैं, तो 2 बार के लिए फिर आपको वही लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे c1 इस्तेमाल हो चुका है, तो नेक्स्ट कांस्टेंट का अगला लिखते जाओ, c2 c3 इस्तेमाल करते जाओ। तो लेकिन 2 बार रिपीट हो तो किस तरीके से लिखना पड़ेगा, c2 प्लस c3x, है ना भाई, उसी पैटर्न पे लिखेंगे, यही पैटर्न यही रहेगा। क्रमांक बदल गया तो क्या हुआ भाई, यहाँ पे एक रूट 2 था ना, तो उसके लिए c1 यूज हो गया, तो c2 c3 को यूज कर लो, है ना भाई, कांस्टेंट का नाम ही तो रखना है बदल बदल के, लेकिन पैटर्न आप देख लो, 2 बार रिपीट हुए ना तो इस रूप में उसको लिखेंगे। फिर की घात कौन आएगा, जो रिपीटेड रूट्स कौन है, 3 है तो 3x। फिर ये सिंगल प्राप्त हुआ है तो इसके लिए फिर c4 सिर्फ सिंगल c4 लिख लो, की घात 4x हो गया। क्या प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए रूट्स ऐसे मिले होते, 2 फिर 3 3 3 ऐसे 3 बार मिला होता, 4 4 मान लो 2 बार मिला होता, ऐसे एक बात की बात, और 5 मिला होता, तब कैसे लिखते बताओ बोला। तो अब कैसे लिखते दोस्तों, अब 3 3 3 3 बार मिला तो कैसे होगा, ये तो सिंगल है तो c1 e की घात 2x हो गया, प्लस अब ये 3 बार मिला है ना, तो इसके लिए c2 प्लस c3x प्लस c4x स्क्वायर से पूरा चलेगा, उसकी x स्क्वायर ना भाई, 3 बार 1 2 3 बार रिपीट हुआ है ना, तो इस रूप में लिखेंगे, x स्क्वायर तक खिंचाएगा, है ना भाई, पहले कांस्टेंट फिर कांस्टेंट के साथ x फिर कांस्टेंट के साथ x स्क्वायर और फिर e की घात 3x,
4 कितने बार है? 2 बार है। तो 2 बार के लिए अपन किस तरीके से लिखते हैं? अच्छा, कांस्टेंट C1 C2 C3 C4 यूज हो चुका है, तो 5 प्लस C6X ऐसा है ना भाई, और e की घात 4x। फिर ये वाला जो है ना, ये सिंगल प्राप्त हुआ अपने को 5, तो ऐसी स्थिति में अपन C7 e की घात 5 सिर्फ कांस्टेंट लिखेंगे और e की घात 5x। अब आप समझ गए होंगे कि जो सिंगल सिंगल प्राप्त हो रहा है उनके लिए कांस्टेंट 3 की घात में उतना, यानी जो रूट है उतना इंटू एक्स, और अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो जितने बार रिपीट हो रहे हैं, जितने बार उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, उतने बार आपको, यानी कि उस हिसाब से आपको लिखना है। जैसे 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इंटू एक्स, 3 बार आ रहे हैं तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। 3 बार है तो एक्स स्क्वायर तक का खिंचाएगा, 4 बार है तो एक्स क्यूब तक का खिंचाएगा। तो इस रूप में आपको उनके सॉल्यूशंस लिखने हैं दोस्तों। अब तो आपको पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा, इतने अलग अलग तरीके से हमने यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया है, तो पूरा पूरा समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। तो चलिए, आपने देखा कि इसका हल किस तरह से हम लिख पाए। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं चौथे सवाल को। तो आपने समझा कि अगर मूल भिन्न भिन्न है, वास्तविक है और भिन्न भिन्न है, रियल रूट्स हैं और सब डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, अलग अलग रूट्स हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें किस तरह से लिखना है वो पैटर्न आपने देखा। अगर रूट्स रियल है और रिपीटेड रूट्स हैं, पुनरावृत्ति हो रही है, मूल वही वही मिल रहे हैं, उस स्थिति में हमें कैसे लिखना है वो भी आपने समझा। और आपने ये भी समझा कि अगर मूल, कुछ मूल अलग अलग और कुछ मूल रिपीटेड है, तो जो अलग अलग है उनको जैसे अलग अलग को लिखते हैं वैसे लिखेंगे, और जैसे आप रिपीटेड रूट्स के लिए जिस पैटर्न में अपन सॉल्यूशन लिखते हैं उनको उस रूप में लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही साथ आप क्रम को भी यहाँ पे आपको ध्यान नहीं रखना है, कांस्टेंट अपनी इच्छा से आप C1 C2 अपनी यूज कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए रूट्स आपको मिले 2 2 2 3, 2 2 2 मान लो 3 बार मिल गया, 3 3 आपको 2 बार मिल गया। अब मान लो मैं पहले इनके लिए लिख देता हूँ, बाद में उनके लिए लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इनके 3 बार रिपीट हो तो कैसे लिखेंगे? C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, ठीक है, e की घात 2x, 3 बार मिले ना, तो ऐसे 3, इतना समझ जाओ कि 3 बार मिले मतलब मेरे को यहाँ 3 कांस्टेंट यही खप गए, समझ जाओ 3 कांस्टेंट C1 C2 C3 का खपत हो गया। लेकिन उनके साथ ध्यान में आप याद रखना कि पहला कांस्टेंट, फिर दूसरे कांस्टेंट के साथ x, तीसरे के साथ x स्क्वायर, और अगर मान लो 4 बार मिलते तो चौथे कांस्टेंट दिया था उसके साथ x क्यूब आता। अगर 5 बार मिलता हमको, ठीक है, अगर 5 बार मिलता तो 5वां कांस्टेंट दिया था उसके साथ x की घात 4 आता, वो पूरा आता, और लास्ट में फिर कोष्टक के बाहर e की घात 2x था। और यहाँ पे 2x क्यों? क्योंकि जो रूट मिला है वो तो अपने को लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और ये 2 बार मिला है तो रो 2 बार उसके साथ, उसके लिए क्या लिखेंगे अपन? C1 C2 C3 इस्तेमाल हो चुका है तो C4 प्लस C5x और e की घात में 3x। यस, अब लो ना, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का सहायक समीकरण सॉल्व कर रहा हूँ और मैंने रूट्स में पहले इनको लिख लिया और बाद में इनको लिख लिया। अब मैं इनको देखते हुए पहले अगर मैं C3 3 2 बार रिपीट हुआ है तो C1 प्लस C2x e की घात 3x, ठीक है। फिर ये 2 2 2 3 बार रिपीट हुआ है तो C1 C2 तो यूज हो चुका है तो यहाँ 3 4 5 आएगा तो C3 C4x C5x स्क्वायर, फिर इंटू e की घात में आएगा 2x। अब बोलोगे सर ये वाला सॉल्यूशन सही है कि ये वाला सही? मैं कहूंगा दोनों सही है। कांस्टेंट का क्रमांक बदलने से क्या फर्क पड़ेगा? अब यहाँ पे e की घात 3x के साथ C4 C5 आया है, यहाँ पे e की घात 3x के साथ C1 C2 है, तो ऐसे मत सोचिएगा कि दोनों अलग अलग है, ऐसा भी लिख सकते हो ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों सही है। तो पहले इसको लिखा तो उसके हिसाब से ये बन गया, पहले इसको लिखो तो उसके हिसाब से ये बन जाएगा, तो दोनों सही है, घबराने की कोई भी यहाँ पे कोई बात नहीं है घबराने की, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कांस्टेंट बिल्कुल आप कैसे भी मतलब लिख सकते हो, बस याद रखिएगा कि कांस्टेंट को आपको जैसे C1 C2 लिख रहे हो तो आगे फिर C1 C2 ना लिखो, आगे बढ़ते हो C3 4 5 6 7 जितना जिस हिसाब से आपको जरूरत पड़ा आप लिखते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगला सवाल, अब टी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y। चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। इसका डायरेक्ट अब मैं सहायक समीकरण, जिसको अपना ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं, वो बनाने की कोशिश करता हूँ।
ऑब्वियस सी बात है, मेरे को इसके लिए एम स्क्वायर लिखना होगा प्लस 2m लिखना होगा, 2m प्लस 4 = 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो वो कैसे होगा, देखो m बराबर, ठीक है, यहाँ पर तो इसको अपन उस रूप में बनाने की कोशिश करते हैं, सूत्र होता है ना माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इस रूप में बनाते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो देखो ध्यान से, 4 में से अगर 4 × 4 = 16, 4 में से 16 जाएगा तो -12, रूट के अंदर -12 मतलब आई वाला हिसाब किताब हो जाएगा। तो √12 मतलब होता है 2√3, परंतु माइनस में प्राप्त हो रहा है इसलिए 2√3 के साथ आई भी हमको मिलेगा, और ये 2, तो 2 कॉमन निकल के कटेगा तो -1 प्लस i√3 दोस्तों यहाँ पे हमको मिलेगा, ठीक है, -1 प्लस i√3 अपने को मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर आपको रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स मिल रहे हैं। इसको आप किस रूप में देखने की कोशिश करें, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। तो अल्फा की जगह पे नजर आएगा -1 और बीटा की जगह पे नजर आएगा आपको √3। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपको अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, क्योंकि आपको ऑब्वियस सी बात पता है कॉम्प्लेक्स रूट्स मिल रहे हैं तो जोड़ी के रूप में मिलेंगे, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा माइनस आई बीटा, ठीक है, तो कॉन्जुगेट जोड़ी है इनकी। तो ऐसी स्थिति में जो आपको सॉल्यूशन लिखना है दोस्तों, वो किस तरीके से लिखना है ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। आपको लिखना है e की घात में अल्फा एक्स इंटू C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स, ठीक है, इस रूप में इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक। यानी अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के रूप में अगर आपको सहायक समीकरण यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स प्राप्त हुए तब आपको इस रूप में सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो कैसे हो जाएगा दोस्तों, बताइए यहाँ पे सॉल्यूशन e की घात में अल्फा एक्स, अल्फा के स्थान पर देखो आप तुलना करके -1 लिख रहे हैं, तो अल्फा की जगह -1 लिखोगे तो -x हो जाएगा। C1 cos बीटा एक्स, बीटा एक्स मतलब बीटा की जगह कौन दिख रहा है, तुलना करके देख लो √3, तो √3x, ठीक है, और C2 sin √3x, इस रूप में दोस्तों इसका कंप्लीट सॉल्यूशन तैयार हो। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा। तो ये रूप आपने देखा समझा जाना, इसको आप याद कर लीजिए कि अगर अपने को अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के रूप में यानी कॉम्प्लेक्स रूट्स में अगर हमको मिलते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सॉल्यूशन को इस तरीके से अपन लिखेंगे। इसका और तरीका दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस रूप में भी लिख सकते हो, या फिर चलिए मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, या फिर आप उसको इस रूप में भी लिख सकते हो, C1 e की घात अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस C2, इस रूप में भी आप उसको लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट C1 C2 नाम अपन दिए हैं, कांस्टेंट C1 C2, उनका रूप बदल करके इस रूप में भी लिख सकते हैं, या यूं कहिए यहाँ पे कांस्टेंट को मैं चेंज कर देता हूँ, चलिए ए भी कर देता हूँ, ठीक है। तो C1 C2 अब कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, C1 C2 क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उनके मान आप अपनी इच्छा अनुसार बदल करके उनका रूप बदल करके यहाँ पर रिप्लेस करके जब आप रखेंगे तो इस रूप में भी आप उसका आंसर लिख सकते हैं, या आप उसको इस रूप में भी चेंज करके लिख सकते हैं। तो जैसे वहां C1 C2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, वैसे यहाँ पे जो कैपिटल है कैपिटल भी दिख रहे हैं वो यहाँ पे क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। यानी कि इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन आप चाहो तो इस रूप में लिख सकते हो, चाहो तो उसको इस रूप में भी लिख सकते थे आप, ठीक, या लिख सकते हो, ठीक है। तो ए है e की घात अल्फा एक्स, अल्फा मतलब -x, ठीक है, -1 इंटू एक्स यानी -x हो गया ना भाई, और बीटा एक्स मतलब √3x प्लस p, या कॉस के स्थान पर आप साइन रख के भी लिख सकते हो, साइन,
ठीक, तो कहीं पर भी कोई डाउट हो तो बताइएगा दोस्तों। तो इस रूप में चाहे इस रूप में चाहे इस रूप में आप उसके सॉल्यूशन बना सकते हो, लिख सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स के खेल में या कॉम्प्लेक्स रूट्स के समय में आपको क्या करना है वो भी आपने सीख लिया, बहुत अच्छे से आपने समझा, इसको जाना, पहचाना। अब प्रश्न ये उठता है कि सर अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स भी रिपीटेड फॉर्म में मिले, जो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा एक बार और मिल जाता, तब क्या होता? तो चलिए दोस्तों वो भी आपको हम बतला देते हैं। ठीक, मान लीजिए आपको अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के साथ ये दो बार मिलते हैं, मतलब m की वैल्यू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा अल्फा प्लस माइनस दो बार मिल गई। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट्स भी अगर रिपीट हो गए तो ऐसी स्थिति में रिपीट वाले में क्या होता है आप सभी को पता है। यही सॉल्यूशन जो हम लोग यहाँ लिखे ना, इसका रूप बदल के कैसे लिखते देखो, e की घात अल्फा एक्स c1 cos बीटा x लिखे ना, अब हो जाता c1 प्लस c2x cos बीटा x। याद करो रिपीट वाले में अपन यही वाला हिसाब किताब करते हैं, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट इनटू x भी आता है ना, याद रखिए आप। और 1 2 यूज हो चुका है तो उसके साथ भी अब है ना भैया, उसी रूप में अगले वाले यूज करेंगे c3 प्लस c4x साइन बीटा x, ऐसा। तो ऐसे सॉल्यूशन बनाएंगे दोस्तों। अगर मान लो ये अल्फा प्लस माइनस आई बीटा अल्फा प्लस माइनस बीटा तीन बार मतलब रिपीट होंगे, एक बार और अगर आता है तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा तीन बार मतलब आते, तो यहाँ पे क्या हो जाता है बताओ, e की घात अल्फा एक्स होगा, फिर यहाँ क्या होगा c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, फिर ब्रैकेट को लगाते फिर cos बीटा x लिखते, फिर वैसे क्या आता है वहां पे, अब c1 2 3 तो यहाँ इस्तेमाल हो गया, फिर c4 प्लस c5x प्लस c6x स्क्वायर, फिर ब्रैकेट लगा करके साइन बीटा x लिखते दोस्तों। ठीक है, और पूरे के बाहर में एक ही घात अल्फा एक्स, इस रूप में सॉल्यूशन बनाते अगर वो तीन बार रिपीट होते। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर अल्फा प्लस माइनस आई बीटा अल्फा प्लस माइनस आई बीटा अर्थात अगर दो बार आ रहे हैं तो इस रूप में, और अल्फा प्लस माइनस आई बीटा अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के साथ एक बार और अगर अल्फा प्लस माइनस आई बीटा आता है अर्थात तीन बार रिपीट होते, तो उसको अपन किस रूप में लिखते हैं, किस रूप में लिखते हैं, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे उसकी जगह ये आता, ये रहता cos बीटा x, फिर वैसे c4 प्लस c5x प्लस c6x स्क्वायर, इसके साथ आता साइन बीटा x और e की घात x अल्फा x। यस, ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे आपको सॉल्यूशन बनाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सरल है, पूरा पूरा बनेगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं अगला डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको भी सॉल्व करते हैं, और उसमें जो कुछ खास बातें हमको देखने को मिलेंगी दोस्तों उसको भी अपन देखेंगे, ताकि जो अगर आपके मन में अगर कोई डाउट होगा तो वो दूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी अपन देखते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्ट में अगर सहायक समीकरण बनाऊं एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस बराबर 0। अब यहाँ पर ये कैसे बनेगा दोस्तों, m बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a 2 रूट 3 2 प्लस माइनस रूट 3 कॉमन निकल के कट जाएगा 2 इस रूप में। तो गौर से देखिए ये आपको किस रूप में दिख रहा है, ये कॉम्प्लेक्स तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे आयोटा आई वाला कुछ दिख नहीं रहा है, तो कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, परंतु गौर से देखिए ये आपको इस रूप में दिख रहा है अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा। ठीक है, अब 2 क्या है, परिमेय संख्या, परंतु रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। ऐसे परिमेय और अपरिमेय के मिक्सचर के रूप में मिले ना, तो उसको इस रूप में आप देख पा रहे हैं अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा। ऐसी स्थिति में दोस्तों इसका सॉल्यूशन, अब आप बोलेंगे सर अब सर ये तो अपना दो अलग अलग रूट्स मिल गए सर, 2 प्लस रूट 3 प्लस लेंगे तो 2 माइनस रूट 3। तो सर आपने बताया कि दो अलग अलग रूट मिलेंगे, अगर सर वास्तविक है सर रियल रूट्स है, तो आपने बताया कि रियल रूट्स की स्थिति में एक जैसे m1 है और दूसरा m2 है, तो सर आपने तो सिखाया कि इस स्थिति में सॉल्यूशन c1 की घात m1x
प्लस सी टू ई की घात में एम टू एक्स करके लिखते हैं सर। तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, सी वन ई की घात में 2 प्लस रूट थ्री एक्स प्लस सी टू ई की घात में 2 माइनस रूट थ्री एक्स, ऐसा होना चाहिए सर। तो क्या होगा, मैं कहूंगा बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, इसको इसमें कुछ गलती नहीं है, परंतु इसका रूप बदल के हम और सरल रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत इजी है, चिंता न कीजिए। देखो e की घात 2x, e की घात 2x कॉमन निकाल सकते हैं अपन। देखो e की घात 2 x का फिर गुणा होगा ना, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी x गुणा होगा, यहाँ भी यहाँ भी, e की घात 2x मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, c1 की घात रूट थ्री एक्स, c2 e की घात में माइनस रूट थ्री एक्स। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चलिए ओके। यानी कि अगर आपको अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा के रूप में दिख रहे हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि भैया e की घात में अल्फा एक्स, देखो अल्फा की जगह 2 दिख रहा है अपने को, तो e की घात 2x हुआ कि नहीं हुआ बताओ, इधर e की घात में अल्फा एक्स, ठीक है, ये कौन है 2, कौन है 2, तुलना करो अल्फा है ना भाई, मैं वहां पर उसको लिख रहा हूँ e की घात अल्फा एक्स, c1 e की घात में बीटा एक्स, c2 e की घात में माइनस बीटा एक्स, यही तो हुआ है, और क्या हुआ है यहाँ पे, देखो आप अल्फा की जगह 2 और बीटा की जगह यहाँ पे रूट बीटा रूट थ्री है ना भाई, रूट बीटा रूट थ्री, तो यहाँ पे आप रूट बीटा पूरा का पूरा रूट बीटा लिख दो, ये ऐसा रूट बीटा की जगह में रूट थ्री, ठीक है, तो इस रूप में आप इसको लिख सकते हो, ये देखो ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक रूप तो ये हो गया, अब एक रूप हम आपको और बता देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक रूप हम आपको और बता देते हैं कि और इसका किस तरह से आप रूप बदल करके लिख सकते हो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कैसे कैसे इसका रूप बदला जा रहा है, अब देखो ध्यान से, C1 की जगह आप ले लो a प्लस बी बाई टू और C2 की जगह ले लो आप a माइनस बी बाई टू। अब देखिए खेल, देखिए खेल, ये y है, C1 की जगह a प्लस बी बाई टू और e की घात में 2 प्लस रूट थ्री, अच्छा e की घात में 2x तो मैंने कॉमन ले ही लिया था ना, वो तो कॉमन है ही, चलो मैं अगले लाइन में ले लूंगा फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और क्या हो गया a माइनस बी बाई टू इसकी जगह ले लो, है ना भाई, और e की घात में 2 माइनस रूट थ्री एक्स। चलिए सबसे पहले तो आप e की घात 2x कॉमन निकाल लो, उसके बाद देखो a मुझे कम मिलेगा, a ठीक है, a मुझे कम मिलेगा, तो a e की घात 2, देखो e की घात 2x तो कॉमन निकल गया, तो बचेगा कौन, e की घात रूट थ्री एक्स, e की घात रूट थ्री एक्स a के साथ लिखो, और वैसे ही आप देखो e की घात में माइनस रूट थ्री एक्स, देखो e की घात 2x तो कॉमन निकल गया है, e की घात में माइनस रूट थ्री एक्स के बाद फिर a आ गया, तो a कॉमन निकल करके e की घात रूट थ्री एक्स इधर, e की घात माइनस रूट थ्री एक्स उधर, और बटे 2, क्योंकि 2 तो है ना बटे में। वैसे ही आप b के साथ देखो क्या आएगा, b के साथ देखो क्या आएगा, है ना भाई, b के साथ क्या आएगा आप खुद बता दीजिए, e की घात रूट थ्री एक्स, और यहाँ पे आएगा b के साथ, खास कर है ना भाई, b के साथ क्या आएगा, e की घात रूट थ्री एक्स, और यहाँ माइनस आएगा दोस्तों, क्योंकि अपन b कॉमन निकालेंगे तो यहाँ माइनस बचेगा, माइनस रूट थ्री एक्स बटे 2, ये ऐसा माइनस आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो सूत्र होता है दोस्तों, ये होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, यानी कि यहाँ पे रूट थ्री एक्स है, तो यहाँ पे रूट थ्री एक्स, और यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक रूट थ्री एक्स। तो देखो आपने देखा कि हमने इस रूप में भी इसका रूप बदल दिया, यानी ये जो रूट लगा है ना दोस्तों, केवल थ्री पे लगा है ना, यानी आप इसको ऐसे लिख दो एक्स रूट थ्री, और इसको भी लिख दो एक्स, रूट केवल थ्री में लगा है, कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं इसको इस रूप में लिख रहा हूँ, ठीक, कहीं पर भी कोई डाउट हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको समझाया। तो देखो इसका रूप बदल करके हमने इस रूप में लिखा उसको, तो अब इसको अगर आप अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, e की घात में 2x मतलब देखो अल्फा को हमने 2 कहा और रूट बीटा की जगह आपको रूट थ्री दिख रहा है, तो e की घात में अल्फा एक्स, ठीक है, a cos
एच कॉस एच, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स रूट बीटा प्लस बी साइन एच एक्स रूट बीटा। इस रूप में भी आप उसको लिख सकते हो दोस्तों। यानी कि अगर अपने पास अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा के रूप में अगर रूट मिल रहा है तो आप उसका सॉल्यूशन इस पैटर्न में भी लिख सकते हो, जमा सकते हो। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। ठीक, यानी कि ये आपको दिखने में उस जैसे लग रहा है, जो कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलते हैं तो इसी टाइप का वहां सॉल्यूशन बनता है। बस फर्क किस बात का है, वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं कॉस साइन, यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन है कॉस एच साइन एच, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस रूप में भी लिख सकते हो। देखो ये रूप हुआ और इसके एक और रूप है, उसको भी मैं आपको बतला रहा हूँ। जैसे अपन कॉम्प्लेक्स रूट्स वाले में देखे थे ना अलग अलग पैटर्न, वैसे ही आप इसमें भी पैटर्न देख लो, इसमें भी पैटर्न है। तो या तो आप इस रूप में लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो ए ई की घात अल्फा एक्स कॉस एक्स रूट बीटा प्लस बी, या कॉस की जगह आप साइन करके बनाना चाहो ए की घात अल्फा एक्स साइन एक्स रूट बीटा प्लस बी, इस रूप में भी आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये भी है, ये भी है, ये तीनों रूप में आप जो जिस रूप में आपको लिखने का मन भाए, लिखने का मन करे, आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने सभी तरीके के रूप को देखा कि अलग अलग रूट्स मिल रहे हैं तो कैसे उसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है, रिपीटेड रूट्स मिल रहे हैं कितने बार रिपीट हो रहे हैं उस तरीके से सॉल्यूशन को कैसे लिखना है, कॉम्प्लेक्स रूट्स मिल रहे हैं तो सॉल्यूशन को कैसे लिखना है, कॉम्प्लेक्स रूट्स में भी अगर रिपीटेड मिल रहे हैं तब सॉल्यूशन को कैसे लिखना है। ठीक है, और अगर इस पैटर्न के अपने रूट्स मिल रहे हैं तब सॉल्यूशन को कैसे लिखना है, वो आज हम सब ने यहाँ पे देखा है। तो आप बहुत अच्छे से ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जब Q जो है अगर वो नॉन जीरो हो, नॉन जीरो कांस्टेंट या फिर x का कोई फलन हो, उस स्थिति में हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन जिसमें कैपिटल एफ एक्स और आपका फाई एक्स अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों ज्ञात करेंगे। तो कैसे अपन पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करते हैं दोस्तों, ये सब हम सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, इतने मेहनत के साथ बनाया गया है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों अगर आप बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल में मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से कांटेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।